नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी आवाज जिसने भोजपुरी और हिंदी संगीत जगत में धूम मचाई है। टी सीरीज और कई बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ काम करके अपनी पहचान बनाने वाले गायक सोनू साहू। आज हम उनसे उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष, उपलब्धियों और सोशल मीडिया पर उनकी सफलता के पीछे का राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास बातचीत को। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते जी। सोनू जी, सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट में जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में। ये जो आपका संगीत का सफर है, ये कब और कहाँ से शुरू हुआ? संगीत का सफर तो ऐसा होता है कि ये संगीत जो है ना, लोगों को बचपन से, स्कूल टाइम से एक लगाव लग जाता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो पहले स्कूल में अंताक्षरी होती है, उसके अंदर शुरुआत हो जाती है। अंताक्षरी में जब आप 2-2, 3-3 घंटे स्कूल में गाते रहते हो तो लोग कहते हैं भाई आप अच्छा गा रहे हो, आपको प्रोफेशनली कुछ करना चाहिए। पहले तो हम गांव में थे, तो गांव में इतनी ज़्यादा तब थी नहीं है, मतलब इतनी सुविधाएं थी नहीं कि यूट्यूब वगैरह का कुछ ऐसा था नहीं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म काफ़ी टाइम बाद आया है, और उस समय स्कूल टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उस समय। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई, उसके बाद फिर कुछ एल्बम्स आई, फिर उसके बाद टी सीरीज के साथ स्टेज परफॉर्मेंस आपने, हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस होते थे। थोड़ा सा हौसला बढ़ा आपका। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको स्कूल में जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है वहां से हौसला मिला, और वहां से आपको पता चला कि आपकी आवाज में दम है और आप सिंगर बन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल टाइम में आपकी कब, किस क्लास में प्रशंसा की गई थी कि सोनू तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम आगे चलकर सिंगर बनोगे? हाँ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो अंताक्षरी हमारे यहाँ, मतलब एक सब्जेक्ट चुनना होता है कि आपको आर्ट्स लेना है या संगीत लेना है। अच्छा। तो उस समय मतलब हिचक तो होती थी, इतना ज़्यादा गाने का वो था नहीं कि हम गाएं, और थोड़ा सा डर सा लगता था उस समय, सीखे थे नहीं पहले। तो 6th क्लास में हमने संगीत का सब्जेक्ट ले लिया, और उस समय कुछ तानसेन की जीवन परिचय, इन सब चीज़ों का जीवन परिचय वगैरह देना पड़ता था, और एक सब्जेक्ट था वो एक तरीके से। तो जब हम गाने लगे तो टीचर्स बोला करते थे कि भाई आप अच्छा गाते हो, अच्छा कर रहे हो। उसके बाद 6, 7, 8 तो वो अपने जो पार्टिसिपेट करवाते हैं प्रोग्राम्स स्कूल के होते हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। वहां से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो एक संगीत सीखना, क्योंकि संगीत हर कोई नहीं सीख सकता, उसके लिए भी बहुत ध्यान और ध्येय की जरूरत होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि संगीत आपने जब 12th किया तब आपका ये तो सपना नहीं होगा कि आप सिंगर बनेंगे, या उस समय भी यही सपना था कि नहीं मेरे को तो सिंगर ही बनना है? नहीं, होता है कि तब आप एक जर्नी अपनी तलाशते हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ऐसा था कि भाई सिंगर बनेंगे या म्यूजिक की फील्ड में काम करेंगे। बट जो है बहुत सारी चीज़ें और होती हैं लाइफ में जो आपको आगे, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इतना आसान नहीं होता इस फील्ड में जाके जो है अपने आप को प्रूव करना। यानी कि फिर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके लिए फिर आपको बैकग्राउंड में कुछ और काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आपका जीवन चले। उसके साथ साथ बस करते 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 और भी चीज़ें करते करते साथ में अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि माता रानी की कृपा से अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि संगीत को आप अपने प्रोफेशन में जब ढालते हैं तो उसका एक अभ्यास करना पड़ता है, हर वक्त सीखना पड़ता है उसे, क्योंकि आपको अगर अपनी फील्ड में मंचना है तो जरूरी है कि आप उस चीज को बहुत ही अच्छे से सीखें। तो आपने अपनी जो संगीत है, जो ये कला है, इसको कहाँ सीखा? हाँ, ये शुरुआत हमने 2007 में नरेंद्र चंचल जी गुरुजी रहे पहले, उनका एक नरेंद्र चंचल फाउंडेशन करके संगीत एकेडमी था, जहाँ पर
पर डे के हिसाब से क्लासेस होती थी, रोज क्लासेस होती थी। फ्राइडे वो खुद भी क्लास देने आते हैं। शुरुआत वहाँ से करी, उसके बाद अलग अलग जगह जा जा के सीखना पड़ा। और कुछ और भी गुरुजन हैं, डॉक्टर रमेश मिश्रा जी से भी काफ़ी टाइम हमने सीखा है। और कई सारे गुरुजी लाइफ में आए जो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और मेन बहुत कुछ सुन के भी सीखना पड़ता है। और ये तो संगीत तो देखो समुंदर है, इसके अंदर जितना आप डुबकी लगाओगे वहाँ से कुछ ना कुछ लेके निकलना पड़ता है। जी, जैसे कि आपने बताया संगीत समुंदर है और वहां से बहुत कुछ मिलता है और इंसान खोता भी है अपने बिल्कुल। फील्ड में। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपने संगीत को फील्ड में चुना, क्या आपकी फैमिली में कोई सिंगर था? नहीं है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरी फैमिली क्या, मेरे पूरे रिलेटिव्स में कोई नहीं है। तो आपको उस समय लगा कि आप फ्यूचर बना सकते हैं संगीत में ही, सिंगर बन के आप अपनी पूरी लाइफ, क्योंकि देखिए जो एक मेल है, जो पुरुष है हमारे देश में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली को चलाना है, अपने माता पिता का खर्च उठाना है। सो आपको लगता है कि आप सिंगर बन के ये सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि अर्निंग तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, शौक होता है और सोर्स ऑफ इनकम हो। हाँ, ये होता है। देखो, इससे पहले कि अभी तक टाइमलाइन में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जो आपने बताया कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपको फैमिली चलाने के लिए, उसके साथ में फुल टाइम म्यूजिक को दे पाना उस समय मुश्किल हो रहा था। या आपको रोजमर्रा की लाइफ में जो आपका खर्चा है, ठीक है, ऊपर से हम पहले गांव से इधर आए दिल्ली, और दिल्ली एक मेट्रो सिटी है जहाँ पर आपका एक सपना होता है कि भाई आप पहले एक घर बनाए, आपके पास गाड़ी हो, रोजमर्रा के लिए आपके पास ऐसा काम हो। और म्यूजिक मतलब बिल्कुल फ्री माइंड वाला काम है कि आप बिल्कुल शांत हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, तब तो आप म्यूजिक की फील्ड को पैसे कमाने की अगर मजबूरी ना हो, मतलब हाँ, कि तब एक आप मजबूरी चुनें हो इस जाती फील्ड है कि नहीं, कमाना है भाई, घर चलाना है तो कमाना पड़ेगा तो वो व्यक्ति कर सकता है। को। बिल्कुल जी। अच्छा, जब आपने बताया कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो जब आप संगीत की फील्ड में आ रहे थे तो आपके माता पिता ने आपको रोका कि बेटा ये कहाँ जा रहा है, सही जगह पे सही रास्ते पे आ जा और काम कर, घर चला? सो उन्होंने कभी इस चीज का विरोध किया कि नहीं, म्यूजिक लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, और हमारे घर में कोई गया भी नहीं है, तुम अकेला कहाँ नाम कमा लोगे? उन्होंने हमेशा रोका है। और उनको लगता था क्या ये नचनिया गौया वाला काम करोगे, और आप बिजनेस करो, काम करो, ठीक है, इन सब चीजों के क्षेत्र में बढ़ो, कहाँ ये नचनिया गौया वाला काम कर रहे हो। उनके नजर में एक ये नाचना गाना एक अलग सा होता है, ये ना ऐस मौज वाला काम है। ना तो वो पहले सपोर्ट करते थे ना आज सपोर्ट करते हैं। ये अच्छा, तो पेरेंट्स अभी भी सपोर्ट नहीं करते कि भैया आप म्यूजिक लाइन में रहें? ये तो अपनी जिद के कारण हम जो थोड़ा बहुत अभी कर रहे हैं, जो चल रहा है, वो बस अपनी जिद की वजह से चल रहा है। और मतलब बैकग्राउंड में और भी चीजें रख के कि भाई हम काम कर रहे हैं, आपको हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, बट आप हमें जो हमने बनना है उसको कम से कम एटलीस्ट बनने दो। बट वो आज भी सपोर्ट नहीं करते, उनके नज़र में ये बेकार की चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। क्योंकि पहले फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई था ही नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो वो लोग जो है नहीं चाहते कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो या आगे काम करो। अब धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा है कि हाँ भाई आप कर रहे हो, कुछ गाने वो देखते हैं। अब टी सीरीज कंपनी के साथ हमारी कुछ एल्बम्स आई, तो उसको भी देख के लगा, हमने उस प्राउड किया उन्होंने। हाँ, उसमें भी हमने उनका कल्चर जो है दिखाया उस गाने में। आपकी टी सीरीज की स्टोरी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किन किन सिंगर्स, जो बड़े सिंगर्स हैं जिनका नाम है बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में, किन किन के साथ काम किया हुआ है? मैं अगर आप फोकस कर पाओ, ये गुरु जी हैं, सोनू निगम साहब, अच्छा, उदित नारायण जी, ठीक है ना, आप दिखा सकते हो, यहाँ पे लग रही है उनके साथ तस्वीर हमारी। ठीक है, हम क्लिप्स लगाएंगे आपकी। नरेंद्र चंचल जी के साथ कोरस करा है काफी टाइम पहले। अच्छा। और उसके बाद कुछ अलग अलग सिंगर्स के साथ काम करे हैं। बट मेरे को ना सुनते हैं, लेजेंड्स को सुनते हैं, लेकिन मेरे को खुद बनना है। मतलब मैं किसी की कॉपी नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को सुने और बस ये जाने कि भाई हाँ आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, अलग कर रहे हो।
और बस वो अलग करने की कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ अलग करा जाए, कुछ डिफरेंट करा जाए। और बट किसी की छवि लेके नहीं ऐसा हुआ कि भाई आप इसकी कॉपी गाते हो, फॉलो तो आपको देखो अपना करते एक हैं। अलग पहचान बनाना है। अच्छा, आपने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया हुआ है, तो इनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा काम करने का? देखो अनुभव ऐसा है कि वो जब कोई बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा कलाकार जब आपको मिलता है तो बहुत कुछ सिखा जाता है इशारों इशारों में। रूप कुमार सिंह राठौर जी, उनके घर पे मैं 2 दिन रहा, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें बारीकियां बताते हैं। अब लेजेंड्स के पास चलो इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन वो आपको इशारों इशारों में बहुत सारी चीज़ें दे जाते हैं कि भाई आपको जो है कैसे करना है। और भोजपुरी सिंगर है मनोज तिवारी जी, उनके साथ भी रहे हैं। काम किया तो आपने? भी काम इन द सेंस कि भाई लेजेंड्स हैं, गुरु जी हैं। गुरुओं के साथ क्या होता है कि आप सीखते हो काम करना। तो देखो जब प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं कि भाई आप इनके साथ कोलैब्स करो, तब आप उनके साथ काम करते हो। अभी आप चाह के कैसे करोगे कि भाई मैं उनके साथ गाऊं? जब भी जब तक आपको उनकी मौका रिक्वायरमेंट मिलेगा। ना हो, तब हाँ, तक आप नहीं जाते। नहीं कर सकते। अच्छा, आपने हिंदी और भोजपुरी, अभी आपने बताया कि मनोज तिवारी जी जो हैं उनके साथ भी आप रहे हैं। सो आप के गाने की बात की जाए तो आपने हिंदी गाने भी गाए हैं और भोजपुरी गाने भी गाए हैं। जी। सो भोजपुरी गाने के लिए जो मोस्टली होता है वो बैकग्राउंड होता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हो या भोजपुरी कल्चर से बिलोंग करते हो, तो आपकी भोजपुरी बहुत अच्छी हो जाती है। सो भोजपुरी आपकी कहाँ से अच्छी हुई? नहीं, मेरे को बहुत अच्छी भोजपुरी नहीं आती और मैं भोजपुरी कल्चर से नहीं हूँ। मेरा एक्चुअली उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ लगता है। वहाँ पर ना अवध की भाषा चलती है, अवधी लैंग्वेज, जिसमें रामचरितमानस वगैरह आए हुए हैं। तो मैं फोकस भी कर रहा हूँ अवध की तरफ, अवध की लैंग्वेज को लेकर। अभी तक मैंने बहुत ठेठ भोजपुरी नहीं गाया और मुझे अच्छा। ठेठ भोजपुरी नहीं आती है। बट क्या है कि अब वो प्रांत जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, बिहार और पश्चिमी पूर्वी यूपी। तो अवधि कहीं ना कहीं आपको भोजपुरी को ही रिप्रेजेंट कर। हाँ बिल्कुल, अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सारे अवधि के ऊपर कर रहे हैं। और अवध एक, जैसे अपना बॉलीवुड है, भोजपुरी है, वैसे एक अवधीवुड का प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है अब कर रहे हैं, अवध के ऊपर काम कर रहे हैं। अवध की भाषा को लेके जो है, क्योंकि ज़्यादातर अवधी बोला जाता है, ठीक है ना, अवध की भाषा जो है बोला जाता है। तो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि अवध को जो है हम आगे बढ़ाएं। के चरावे तोर गैया ग्वालन बिना, 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 श्याम चरावे मोर गैया ग्वालन बिना, श्याम चरावे मोर गैया ग्वालन बिना। कुछ कृष्ण और राधा जी का नोकझोंक थोड़ा सा है इसमें। तो एक गाना ये गाया था और एक और था, राम लखन दोनों भाई हो आए हमरी कुटी में, राम लखन दोनों भाई हो आए हमरी कुटी में, 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 करे स्नान दोनों भाई हो आए हमरी कुटी में। ये 2 गाने जो फेमस है। बहुत 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 ही अच्छी आवाज है। और ये जो भोजपुरी और अवध भाषा के जो प्रेमी जो हैं, जो इसके इन गानों को पसंद करते हैं, उन्हें बखूबी बहुत पसंद आएगा। सोनू जी, जानना चाहेंगे कि आपने टी सीरीज जैसे बड़े लेबल्स के साथ भी काम किया हुआ है, बड़े ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। सो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखो, टी सीरीज एक ब्रांड है और म्यूजिक इंडिया में जो है सबसे बड़ा लेवल, इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेवल है म्यूजिक का। अब वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जो है कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब जाते हैं। और अच्छा है, टी सीरीज कंपनी बहुत सारे आर्टिस्टों को आगे बढ़ाती है, मौका देती है। और ब्रांड का जब आपके ऊपर एक स्टैम्प लगता है तो आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि आप
अच्छे सिंगर हो और अब आप फर्स्ट टाइम कब ऑफर आया आपके पास टी सीरीज का? 2019 में, 2019 में जो है आया था इन विशेष इस 2 गाने के लिए। उसके बाद तो फिर यूट्यूब का चलन इतना चल गया, फिर आपको अपना लेवल बनाना पड़ता है, तो हमने अपना स्टूडियो बनाया। अब हम म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ काम करते हैं कि हम लोगों के लिए भी गाने बनाते हैं। जो मेरे डायरेक्शन में करीब 6 गाने और हैं जो जतिन तलवार जी ने गाया, नरेंद्र चंचल जी के शिष्य हैं वो, उनके लिए हमने 6 गाने बना के दिए, वो भी टी सीरीज से रिलीज़ है। तो अब सिंगिंग के साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम करते हैं और अपना स्टूडियो है, स्टूडियो का हमने माइंड म्यूजिक रिकॉर्ड्स करके जो है स्टूडियो का नाम है। अब हम उस लेवल पे भी काम करते हैं और अपने गाने के साथ साथ लोगों के गाने भी। मतलब आप अब म्यूजिक डायरेक्टर भी बन चुके म्यूजिक हैं। डायरेक्टर अच्छा, जब म्यूजिक डायरेक्टर आप बने तो उस समय किन लोगों का सहयोग आपको मिला, मदद मिली कि आपको गाने के साथ साथ अब अपना स्टूडियो करना चाहिए और औरों को भी मौका देना चाहिए? सहयोग तो क्या होता है कि देखो, सहयोग तो इस इंडस्ट्री में शायद ही कोई करता है इस तरीके से। कोई नहीं चाहता कि आप, तो आप खुद ही गिरते इस हैं, तरीके खुद ही से संभलते हैं, खुद खुद ही ही गिरते उठते हैं हैं। और खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल इस इंडस्ट्री में बहुत रेयर जो है आपको मिलता है। अदरवाइज जो बड़े आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बोला कि भाई आपको खुद ही प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा आपको। हम अभी क्या होता है, हर कोई इंडस्ट्री में काम मांगने के लिए जाता ही है और मांगना कोई बुरी बात नहीं है। काम आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात आपके पास कला है, तो उसका परफॉर्मेंस करने के लिए आपको लोग तो चाहिए, पब्लिक चाहिए जो आपको पसंद करे। और सहयोग सिर्फ पब्लिक का होता है, जनता का होता है। अगर आपको प्यार देता है और आपको लगता है कि भाई पब्लिक आपको पसंद कर रही है तो ऑटोमेटिक आप बढ़ जाते हो उस फील्ड में। सो आप कहेंगे कि जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, बिल्कुल। जो आपके क्या कहते हैं दर्शक हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उन्होंने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और आज आप म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं तो उन्हीं की वजह से बने हैं। बिल्कुल। आपको आपने बताया कि यूट्यूब का चलन चल चुका था, तो आपने यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म अपना सेट किया कि यूट्यूब पे भी अब मैं अपने गाने खुद बनाऊंगा और करूंगा। यूट्यूब पे करे हैं, बहुत सारी कंपनियों के लिए भी गाया, बहुत सारी म्यूजिक कंपनी, कौन कौन से ऐसे टी सीरीज के अलावा और लोगों ने आपको ऑफर दिया और आपने वे उनके साथ म्यूजिक काम कंपनी है उनके लिए गाया है और एक म्यूजिक नाइन इंडस्ट्री करके कंपनी है उनके लिए भी गाया है और शिवाज फिल्म प्रोडक्शन है उनके लिए भी गाया है। और अब तो ऐसा है कि भाई आपको खुद के लिए गाना पड़ता है। अब वो वाला चीज़ नहीं रहा कि आप किसी के लिए गाओगे, आप सिर्फ पब्लिक के लिए गाओगे। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि भाई आप प्रोडक्शन हाउस के लिए गाओ या क्या कहते हैं, क्योंकि अब हर कोई आपको यूटिलाइज करना चाहता है, आपसे गवाएगा, ठीक है ना। आपको जो पहले का रेशियो था कि भाई आपको रेवेन्यू दिया जाता था, उसका आपके गाने से लोग पैसे कमाते थे। अब तो लोग कहते हैं भाई आप मेरे को गाना बना के दे दो, 1 टाइम पेमेंट ले लो और भूल जाओ। कई बार तो कई ऐसे भी होते हैं कि आप गाना गा देते हो और आपको क्रेडिट तक नहीं मिलता उस चीज़ का। तो अब वो वाला दौर लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए कि भाई आप अपने लिए गाओ, जनता के लिए गाओ, पब्लिक के लिए गाओ। अब किसी कंपनी के लिए गा के जो है, कंपनी अगर आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है, रेवेन्यू नहीं दे रहा है। अभी बहुत सारे गाने ऐसे हैं जब आपके गाने करोड़ों रुपए में बिजनेस करते हैं और आपको को उसका रेवेन्यू ना मिले, कंपनियां जो है खा जाती हैं। लेकिन यूट्यूब दे देगा। हाँ, यूट्यूब तो देखो सबके लिए बराबर है, उस कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। आप अपने, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपके लिए भी बराबर है और आप एक कोई बड़ी कंपनी है उसके लिए भी बराबर है। यूट्यूब पे तो कोई चार्जेस है नहीं, फ्री का प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को प्रूव करो वहाँ जाके, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कंपनियों का अब रास्ता आपको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप में काबिलियत है तो आप अपनी वीडियो को, अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए और सोशल मीडिया पे डालेंगे। अगर सच में काबिलियत होगी तो आपके व्यूज बढ़ेंगे। सच में क्या है, अब एक तो आपके अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आप उसके बाद आपका लक ये भी मायने रखता है। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो रोड पे पड़े
वो भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। तो अब जो है अगर देखा जाए तो म्यूजिक जो है ना, किस्मत पर है। किस्मत नहीं, म्यूजिक का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। म्यूजिक को जो है लोग सुनते नहीं है, म्यूजिक अब देखा जा रहा है। अगर आप म्यूजिक बनाते हो, गाना बनाते हो, तो गाने को ना लोग देखते हैं। पहले क्या होता था कि भाई आप म्यूजिक बनाते तो सुना जाता था, रोज से सुनी जाती थी बातें। अब वीडियो कितनी अच्छी है बहुत मायने रखती है। गाना एक तरीके से अब देखा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। तो जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हुआ है, गाने का जो रूपरेखा चेंज हो गई है, सारी चीज़ें अब जितना ज़्यादा आप दिखा सकते हो गाने के अंदर, लोग लोकेशंस देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसमें आपने क्या मटेरियल्स डाला है वो देख रहे हैं। तो अब सुनने वाली बात नहीं रही, तो कोई भी सिंगर बन जाता है। कोई भी मेरे ख्याल से हर क्रिएटर आके वो गाना गाना शुरू करता है और बन जाता है, क्योंकि वो वीडियो अच्छी बना सकता है। अच्छा। लोग उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ लाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड लाते पैसा हैं। जरूरी है, पैसा कमाने में मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आपका पहला ऐसा कौन सा गाना था जो सबसे ज्यादा हिट हुआ और उसका कारण क्या रहा हिट होने का? तो क्या है कि जो पहले गाने की अगर श्रेणी में देखा जाए तो जितने भी गाने में अभी तक हमने गाए हैं ऑलमोस्ट सारे मेरे हिसाब से हिट हैं, क्योंकि मैंने तो अपने 100% दिए हैं और किसी एक गाने को नहीं गाया, क्योंकि मैंने कोई ऐसा वल्गर गाना कोई गाया नहीं है और हर गाने का एक मीनिंगफुल मीनिंग होता है। तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि यार कोई गाना खराब गया, सारे गाने हिट हैं और सारे गाने जो है अपने हिसाब से, क्योंकि हम जब 100% देते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने तो अच्छी चीज़ें दी हैं, ठीक है, लोग सुन रहे हैं, लोग पसंद करते हैं और उसके थ्रू क्या कहते हैं, लोग बुलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक गाना गाया था, मेरे अच्छा। हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ, बहुत सराहा गया और उन्होंने स्पेशली बुलाया मिलने के लिए। उस गाने की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स मिले, क्या कहते उसकी वजह से हैं, पॉलिटिकल बहुत सारे प्रोग्राम्स मिले। तो कोई गाना खराब नहीं होता। तो ये गाना आपका सबसे अच्छा गया था। अच्छा, आपने अभी बताया कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ, सो इसकी कुछ लाइनें आप सुनाएंगे? मेरे हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ, मैं तेरा मोदी बोल रहा हूँ, मैं तेरा मोदी बोल रहा हूँ, मैं तेरा मोदी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ। उनके जीवन परिचय पे था और कोई पॉलिटिकली इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिकली उनके ऊपर उनका जो जीवन है वो उसके अंदर, उस गाने के अंदर था। किसी पॉलिटिकल, कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं था उसको। मोदी जी फेवरेट हैं आपके? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बात करें आपके गानों की, तो आपने कहा कि मैं वल्गर गाने नहीं गाता हूँ, सो इसलिए भी आपकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी अलग है। मैंने देखा है ज़्यादातर आपके गाने डिवोशनल होते हैं, भक्ति गाने ज़्यादा होते हैं। सो आपको लगता है कि लोग भक्ति गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, या लगता है जो ये ट्रेडिशनल आजकल बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं वो लव सॉन्ग्स या वो बेवफा सॉन्ग्स, लोग ज़्यादा जा रहे हैं उस तरफ? सो अभी क्या है कि देखो, भक्ति और भाव ये तो ख़त्म हो नहीं सकता हिंदुस्तान से, कितनी भी चीज़ें लागे लोगों के सामने परोस दी जाए, लेकिन जो भक्ति में जुटे हुए लोग हैं वो तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। हिंदुस्तान है ही देवी देवताओं का स्थान, तो शुरुआत वहाँ से होती है, फिर धीरे धीरे आप अलग ग्राफ में जाते हो। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो आप उस पर भी काम करते हो। मेरा एक मोटिव रहता है कि हम कुछ मैसेज दें। अभी मेरा एक नया गाना आ रहा है जिसमें थोड़ा सा अवध की भाषा में, उसमें एक मैसेज है कि भाई नशा छोड़ने की बातें करी जा रही हैं उसके अंदर,
उसकी मैं 2 लाइनें सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बेटवा करा नशा के त्याग जिंदगी नाश हो जाए, हो बेटवा करा नशा के त्याग जिंदगी नाश हो जाए, हो जिंदगी नाश हो जाए, हो जिंदगी नाश हो जाए, कि बेटवा करा नशा के त्याग जिंदगी नाश हो जाए। बहुत खूब। तो ये अभी जल्दी रिलीज हो जाएगा और इसमें एक मैसेज है कि भाई नशा जो है वो बहुत गलत दिशा में लोगों को लेके जा रहा है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम कुछ गाने आप के थ्रू नशे के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल। हमने नहीं करा तो मैं सोचता हूँ कि मैं लोग ना करें। अच्छा। मतलब लोगों के घर भी कट रहे हैं नशों की वजह से, तो कम से कम वो चीजें तो बचें, नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं अच्छा, गाने की अवधी भाषा की बात की जाए तो आपके लिए सबसे ज्यादा टफ कौन सी भाषा में गाना होता है, हिंदी या जो भोजपुरी और अवधी मिक्स करके आप करते हैं? नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई भाषा टफ नहीं होती है। अब कुछ जैसे भोजपुरी है, अब उसमें कुछ शब्दों में जो एक आपका पकड़ होना, एक ट्विस्टिंग कि आप बहुत अच्छे से उस शब्द को ढाल रहे हैं संगीत में, सो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो हिंदी में ज़्यादा अच्छी है या अवधी में? हिंदी में है, और अवधी जो है प्रॉपर वे में, अब हमारी मदर टंग है बट प्रॉपर वे में तो चलो हम अवधी नहीं बोल सकते, लेकिन जो बड़े गीतकार हैं जो लिख के देते हैं चीज़ें, तो हमें तो आवाज़ देनी है और वो जो लिख के देता है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो बस वो हमें बताते हैं और हम गाते हैं उसको। तो टफ नहीं है कोई, किसी भी भाषा में गाना कोई टफ नहीं है। जब आपको कोई चीज़ें बताई जाती है, अगर देखा जाए तो सोनू निगम साहब ने भोजपुरी गाना गाया है छठी मैया का, जी, छठ पूजा। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पवन सिंह और सोनू निगम ने गाया था उस गाने को, तो बेटर ज़्यादा मेरे को पवन सिंह का इसलिए लगता है उस गाने को भी, क्योंकि उनकी मदर टंग है। सोनू निगम जी ने बहुत अच्छा उसको जो है कोशिश की करने की, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आई। नहीं आती। वो लग रहा था कि वो एक सिंगर है एंड ये लग रहा था कि ये फील डाल रहे हैं, सो व्यक्ति कनेक्ट होता है अपनी भाषा से, कनेक्ट बहुत अच्छे से सोनू निगम जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो तो बहुत सारी भाषाओं में गाना गाया उन्होंने, तो उनकी कोशिश बहुत अच्छी रही, बट वो गाने में फील थोड़ा कम आता है। तो कई बार होता है कि भाई जिस जॉनर के लोग नहीं होते हैं और उस जोन में भी जाके काम करना या गाना, ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है उस समय के लिए, और हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना मिला हो और बहुत जल्दी उन्होंने उस गाने को गा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने नरेंद्र चंचल जैसे बड़े कलाकार के साथ काम किया जो ज़्यादातर हिंदी और पंजाबी में गाते थे, और अब आपका जो रुख है वो अवधी की तरफ ज्यादा हो रहा है। सो अवधी की तरफ जो आप आए, इस तरफ जो आपने रुख किया, वो किनको देख कर किया, या आपको ये लगा कि नहीं मेरी तो मदर टंग जो है, या मतलब मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ मतलब मेरा गांव है, सो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूँ? होता क्या है, ज्यादातर ना लोग अवधी ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि आजकल ट्रेंड में आ गया है अवधी। नेपाल की तराई से लेके, और आधे से ज्यादा लोग जो है ना अवधी बोलते हैं, लेकिन अवधी का नाम नहीं दिया उन्होंने। खई के पान बनारस वाला अवध की भाषा में गाना है और इतना फेमस गाना है वो। रामचरितमानस पूरा अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिन लोग, हनुमान चालीसा पूरा अवध की भाषा में लोग बोला गया है, लेकिन अवधी को कोई पहचान नहीं दी गई, अवधी को कोई नाम नहीं दिया गया। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग बसते हैं उनको भी लोग ना भोजपुरी कहते हैं, भैया भोजपुरी, जबकि वो भोजपुरी बोल नहीं पाते हैं पूरी प्रॉपर, जो है जो प्रॉपर भोजपुरी है वो पूर्वी यूपी वालों को नहीं आता, वो बोलते हैं अपनी अवध की भाषा। लेकिन उन्होंने बोला कि जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, रवि किशन शुक्ला जी आए, सपना क्या कहते हैं, मालिनी अवस्थी जी आई, मालिनी अवस्थी जी ने अवध की भाषा में बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मार्केट था नहीं, अवध की कोई मार्केट नहीं थी, तो लोग भोजपुरी बहुत जल्दी उभर गया, तो उन्होंने बोला कि भाई चलो जहाँ पर काम मिल रहा है उसी तरफ चल रहे हैं। अब वो भोजपुरी की तरफ बढ़ गए। अब अपना है कि भाई हम जो है अवधी को एक पहचान दें,
और अवध की जो मार्केट है उसको भी देंगे। पंजाब में अपनी एक मार्केट है, पंजाबी लैंग्वेज में बहुत सारे गाने आ रहे हैं। भोजपुरी इस समय बहुत ज़्यादा टॉप पे है। भोजपुरी, हिंदी वाले भी भोजपुरी, आजकल बॉलीवुड वाले भी भोजपुरी यूज गाने करने लगे हैं बहुत गा ज़्यादा। रहे हो। तो आधे से ज़्यादा भाषा तो बिहार वाले भी अवधी बोलते हैं, ठीक है ना। बट जो है, आप ये कहना अब चाहते हैं उन्होंने- कि भोजपुरी जो निकली है वो अवधि से ही निकली है? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। हो सकता है उनको बुरा लग जाए भाई भोजपुरी वालों को, बट बोलते हैं, लोग बोलते हैं। ये कहना मुश्किल है कि भाई अवधी से निकला है। अब दोनों भाई बहन हैं, यूपी बिहार तो वैसे भी एक साथ बोला जाता है कि यूपी बिहार। तो भोजपुरी मिले या अवधी, दोनों सिमिलर हैं अप्रोक्स, बट जो ठेठ भोजपुरी है वो शायद अवध वालों को नहीं आती, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस आप बता रहे हैं कि भोजपुरी और अवधी में ये फर्क है। अच्छा, आप जब अवधी की तरफ रुख कर रहे हैं तो अब हमें ज्यादातर भक्ति गाने सुनने को मिलेंगे या कुछ जैसे नहीं, अब थोड़ा सा अभी आपने सुना है खाई के पान बनारस वाला जो है वो अवधी में है, तो क्या इस टाइप के गानों की तरफ भी आप रुख करेंगे या सिर्फ भक्ति गाने ही हमें सोनू साहू जी से सुनने को भक्ति गाने मिलेगा? तो हिंदी में आएंगे। अच्छा, अवधी में कुछ लोकल मैसेज देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जैसे पूर्वी यूपी वगैरह में थोड़ा दबंगई चलता है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा उस तरीके के गाने होंगे। जो दबंग सारे नेता पूर्वी यूपी से निकले हैं काफी सारे, तो कुछ राजनीति पे आएंगे, कुछ ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होगा। डिवोशनल हमेशा, डिवोशनल तो देखो, डिवोशनल हिंदी में बहुत अच्छा होता है। हिंदी गाने जो डिवोशनल के आते हैं वो लोग सारे सुनते हैं, पूरा वर्ल्ड सुनता है उस चीज़ को। तो डिवोशनल तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं हिंदी में गाने के लिए, या ऐसी भाषा जो लोगों को समझ में आए, इजीली पता चले कि हाँ भाई ठीक है। अब कई सारे ऐसे गाने हैं भोजपुरी के, लोग सुनते बहुत हैं लेकिन उनको मीनिंग नहीं पता चलता, ठीक है ना। म्यूजिक सुनते हैं बट मीनिंग तो पता ही नहीं चलता। तो आपकी जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई लोगों को समझ में आए। जो वर्डिंग से आप बेसिकली उसमें यूज कर लो, और भी चीज़ें यूज कर लो। हिंदी भी मिक्सअप करते हैं लोग, और सारे भोजपुरी गाने भी हिंदी मिक्स करके बनते हैं जो लोगों को समझ में आए। तो बट मेरा रहता है कि भाई आप ऐसे गाने बनाओ जो थोड़ा मीनिंगफुल हो, जो बाद में भी सुने जाए। आप जो सोशल मैसेजेस हैं वो गाने के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, आपका कहना ये है? जी, जैसे कि आप नशे के खिलाफ हैं, सो आपने उस तरीके का गाना एक बनाया। आपने खुद लिखा ये गाना? नहीं, ये लिखा है निर्जर प्रतापगढ़ी जी ने, बहुत सीनियर है वो, उन्होंने लिखा है। गाना लिखा उन्होंने है, गा आप रहे हैं। और मतलब आपके हिसाब से आप, क्योंकि आप सिंगर हैं और आप सोशल मुद्दों को ज्यादा उठाते हैं, तो आपके हिसाब से और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप गाने के रूप में मॉडिफाई करके एंड लोगों के बीच में वो मैसेज लेकर के जाएंगे? आपको लगता है ये चीज ज्यादा हो रही है अब? देखो क्या होता है, तो जैसे पहले सबसे बड़ा तो नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। नशे में आके लोग बहुत सारी चीजें गलत कर जाते हैं। उसके बाद फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नशे के कारण होता है। अब तो पुरुषों पे भी हो रहा है तो वो भी ऐड हो सकता है जाएगा। वो भी क्या कहते हैं, नशे का जो है वो भी एक नशा है। पुरुषों के ऊपर भी जो हो रहा है ना, वो भी एक नशा है। वो भी क्या होता है कि भाई इंसान कुछ तो पाना चाहता है। आजकल तो ये चल रहा है ना सिस्टम कि भाई, एक तो अगर आपको सामने वाला पसंद नहीं है तो आप उससे शादी मत करो पहले। ये काफी सारे लोग नहीं, वो तो शादी खुद थोड़ी ना करते ना, माँ बाप करवा देते हैं। तो जबरदस्ती वाली शादी क्यों करना? नहीं तो वो भाग के जाएगा, माँ बाप के डर से तो करना पड़ेगा। ये चीज गलत है। फिर नहीं, माँ बाप तो देखिए शुरू से यही होता है कि माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराई और बच्चा करके, और फिर उसके बाद ज्यादातर फीमेल्स इन चीजों को झेलती थी, जो सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था। अब 2025 ने हमें बताया कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। सो पुरुष अब देखकर शादी कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए देखा जाता था लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, जला के मार ना दे, दहेज की डिमांड ना हो। लेकिन अब लड़के क्या देखकर शादी करेंगे? देखो, मुझे लगता है कि अब जो है ये दहेज की डिमांड वाला कहानी दूर दूर तक सुनाई नहीं देती है। अब अपनी चॉइस वाली बात आ गई है। अब आता है कि भाई
आपका जो जीवन है, आपने जो 20, 22, 25 साल गुजारे हैं पहले, या 30 साल गुजारे हैं, लोगों की जो है शादी 22 साल, 25 साल या 30 साल तक, 32 साल तक होती है अप्रोक्स। अब जो ये जो मोबाइल फ़ोन का चलन है, पहले मोबाइल फ़ोन का इतना चलन नहीं था। मोबाइल फ़ोन का जो चलन है, जिसमें आप ऑलरेडी अफेयर्स में होते हो, आप अपना टाइम पास करते रहते हो वहाँ पे। उसके बाद आप से घर वाले पूछते हैं, बेटा कोई पसंद है? तो आप बताओ उस समय अगर आपके पास है कोई ऑप्शन। एक तो आप अपने आप को बचाते हो, अपने आप को ये भी साबित करते हो कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है, घर वालों ने बोला, आपने देखा वो लड़का ठीक ठाक है, घर व्यवहार सब बढ़िया है, चलो अपनी ज़िंदगी बढ़िया कट जाएगी, आप शादी कर लेते हो। शादी करने के बाद जब आप वहाँ पर जाते हो, उसके बाद आप अपनी मंशा रखते हो कि भाई मैं सोशल मीडिया पे या मैं जिसके साथ कनेक्टेड हूँ, आप उसमें रोक टोक ना करना बिल्कुल, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर आप गए। जहाँ वो स्टार्ट होता है कि भाई आप शादी करके लाए हो, तो रोक टोक तो जायज़ सी बात है होगी। पहले सिखाया जाता था बच्चों को कि भाई आप गए, वही आपका घर है, अब आप ब्याह के गई हो, वहां से बस आपकी अर्थी आने चाहिए, उससे पहले तो आप जो है उन्हीं की होके रहना है। लेकिन पहले तो अर्थियां ही आया करती थी। लेकिन आज जो है ना, मुझे लगता है पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, जो मदर फादर है लड़की की, वो भी सपोर्ट करते हैं कि भाई नहीं, मेरी लड़की गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी लड़की को मैंने पैदा करा है। मार खा के नहीं आना, मार के आना है। मार के आना है, मतलब वो चीजें सिखाई जो जा रही हैं वो बहुत गलत है। कि आप जो है किसी के यहाँ ब्याह के गए, अब आपको उधर सारा मान सम्मान प्यार मिल रहा है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है, झुकाव कहीं और, ठीक है ना। अब आप उस परिवार की तरक्की नहीं चाहते कि भाई आप गए हो जहाँ पर, वहां पर आप कंधे से कंधा मिला के चलो, उस परिवार की तरक्की के साथ चलो। उसके बाद अब शादी एकदम से तो नहीं हो जाती कि भाई देखा और शादी हो गई। 5-6 महीने तो लगते ही है ना। 5-6 महीने आप एक दूसरे को टाइम देते हो, मोबाइल फोन का जमाना है, आप बातचीत करते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसी समय मना कर दो, जिंदगी खराब करने से अच्छा। लेकिन ये जो चल रहा है कि भाई किसी का मर्डर कर देना और आपको तो दूसरा मिल जाना है, ठीक है, नो डाउट कि भाई लड़की को जो है दूसरा मिल जाएगा, लेकिन लड़के को भी मिल जाता है। नहीं सबके साथ है। एक चीज जानते हो क्या होता है? एक लड़का वो अपनी माँ को छोड़, मतलब माँ का एक बेटा खो जाता है, भाई का एक, मतलब बहन का एक भाई, तो वो कई सारी चीजें जो है ना, कई सारे रिश्ते उस लड़के से जुड़े होते हैं जो छूट जाता है। जो ये चल रहा है कि भाई आजकल चलन की भाई लड़की ने तो कर ही लेना जाके कहीं, और ऑलरेडी कहीं बातचीत चल रही है, वहां चली जाएगी। यार अगर आपको नहीं पसंद है, आप उससे बात करो और खत्म करो, ठीक है ना। मारो मत, मारो तो मत ना उसको यार, जान से मत मारो, जियो और जीने दो, जीना तो कम से कम। अच्छा तो हम क्या इन मुद्दों पर जो इस साल हमने देखा, एक नया ट्रेंड, एक नई स्टोरी जो शायद पहले ना सुनी हो हमने, तो क्या उस पर भी गाने सुनने को मिलेंगे हमें? क्या आपको लगता है कि ये एक मुद्दा है और इसको गाने में लाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और पुरुषों की तकलीफ को बताना चाहिए, पुरुष बचाओ अभियान। क्योंकि अभी आपने कहा था कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर आप गाना बनाएंगे, तो पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। जस्टिफाई आपको दोनों को जस्टिफाई करना होगा। दोनों चीजों को ना समझने की जरूरत है लोगों को, कि अभी जो जितना भी चल रहा है, कम से कम आगे से ये चीजें ना हो। इतने ज्यादा घटनाएं सुनने को मिली हैं। अभी बहुत सारे महिलाएं ऐसे निकल के आते हैं जी, इतने साल इतना अत्याचार हुआ, अब अगर 2-4 पुरुषों होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा लगने लगा। हाँ। तो मुझे लगता है ना महिलाओं पे होना चाहिए ना पुरुषों पे होना चाहिए, दोनों पे नहीं होना चाहिए। अगर आप शादी विवाह, तो भाई जन्मों जन्म का कहावत है कि भाई जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। आप शादी करके जाते हो, फिर वहां पर वंशज बढ़ाते हो उनका, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका वही घर होता है, लास्ट तक आखिरी तक वही घर होता है। भाई ये तो बेटियां पराई हैं, ये तो हर कोई बोलता है। अब लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, रख लेंगे अपनी बेटी को हम, तुम्हारे बदौलत थोड़ी हमने पैदा करा है। अरे भाई कब तक रख लोगे आप, कब तक रखोगे? आजकल तो लड़कियां भी सेल्फ डिपेंड है, खुद रह लेती हैं।
अपना खर्चा खुद उठा सेल्फ लेते हैं। डिपेंडेंट। लेकिन ये परंपरा फिर खत्म हो जाएगी ना धीरे धीरे, भाई शादी विवाह वाला परंपरा ही खत्म हो जाएगा फिर तो, जब सब अपने आप को ये समझेंगे कि हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। नहीं नहीं, यहाँ अब बात ये हो गई है औरतों को अपने अधिकार समझ में आने लगे हैं, और क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पुरुषों को ये लगता है कि उनके अधिकार ज्यादा हैं महिलाओं के कंपेयर में। अब महिलाओं को ये लगने लगा है नहीं, मेरे अधिकार भी हैं, मैं भी बराबर की पढ़ी हुई हूँ, मेरे पास भी उतनी ही क्षमता है कमाने की, उतनी ही क्षमता है दुनिया के सामने आने की जितना कि मेरे पति में है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे आगे लेकर चले। लेकिन पति साथ तक ठीक है, लेकिन पत्नी अगर आगे चलती है तो पति को कहीं ना कहीं तकलीफ, मतलब मेंस में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, ऐसा कहा जाता है। मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुरुष कभी भी ये चीज नहीं पसंद करता कि महिला उससे आगे निकल जाए। सो इस वजह से भी बहुत सारी चीजें, और आजकल जो डाइवोर्स का चलता है ये सब चलता रहता है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक म्यूजिक है। सो हम म्यूजिक पे आते हैं, और म्यूजिक पे आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप कौन कौन से गाने लाने वाले हैं? भक्ति ला रहे हैं या फिर वही मैसेज वाले ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? नहीं, आने वाले समय में मिक्सअप होंगे बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करी जाएगी कि जो गाने सिर्फ देखे जा रहे हैं वो सुने भी जाए। कुछ ऐसे गाने बनाएंगे जो कल्चर को दर्शाए, लोग जो है समझें, अपने अपने कल्चर को समझें और सुने। कल्चर से क्या मतलब है आपका? कल्चर से मतलब होता है कि भाई आप अपने संस्कार, तौर तरीके जो हैं उसको, जो लुप्त होती जा रही हैं चीजें, उसको। संस्कार में कौन से संस्कार? संस्कार में देखो बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जो है ये अभी मान सम्मान वाली बातें आई हैं, बहुत सारी चीजें जो ये जो अभी आपने बताया ना, ये महिलाओं और पुरुषों वाला, सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई हम भूल चुके हैं। अगर आपने कहा कि भाई महिलाएं जो है अपने अधिकार को पहचान गई हैं, तो महिलाओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप ठीक है, आप आगे बढ़ो। और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, ठीक है ना। कोई IAS अफसर है, तो कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, तो कोई कुछ है, तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों को मिलके काम करने की जरूरत भी है आज की डेट में, और दोनों मिलके करना चाहते हैं। बहुत सारे एक ही सेम फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई आपको, आपका अधिकार तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई रोक रहा है वो भी गलत है, कि पुरुषों को रोकना नहीं चाहिए। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि यार दोनों को मिलके ना तभी परिवार आगे बढ़ेगा। दोनों को थोड़ा सा झुकाव तो रखना पड़ता है एक दूसरे के प्रति, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो मेरा रहेगा फोकस कि भाई तो मैं, आप ये संस्कार जो है वो पति पत्नी वाला संस्कार आप कहना चाहते हैं। और मुझे लगा शायद आप ये कहें कि जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो पहले हुआ करते थे आज्ञाकारी, सो वो अब नहीं है। अब बात ये करें तो जिसे जितना पेरेंट्स से हम अपने टाइम में डरते थे उतना आज के समय में नहीं डरते। अब वो मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन चल रही है ये वो पीढ़ी थी जो अपने माँ बाप से भी डर रही है और अपने बच्चों से भी डर रही है। हमारे बच्चे ना ऐसा कुछ कर दें कि मतलब डर है कि बच्चे ना छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं। हाँ, इसमें मैसेज देने की कोशिश रहेगी। और आजकल जो है ना, जो एक ही घर में, एक ही परिवार में बैठ के मोबाइल का जो दौर है, पता नहीं चलता कि एक ही घर में बैठ रहे हैं। एक ही आजकल तो जो है जो फैमिली है, मेरा कोशिश रहेगा कि भाई जो मोबाइल का एक समय होना चाहिए। अब एक ही कमरे में बैठ के 4 अलग अलग लोग फोन चला रहे हैं। पहले क्या होता था, बातचीत होती थी आपस में, तो कई सारी चीजें जो है सॉल्व हो जाती थी वहीं पे। अभी तो आजकल मोबाइल में लोग लगे पड़े हैं, एक दूसरे से सबके सवाल अपने अंदर चल रहे हैं और मोबाइल में वो चलता जा रहा है। अपने मन की भावनाएं व्यक्त करता ही नहीं उस समय। और आजकल तो भाई हाँ, वो सारी उन सब चीजों पे भी रहेगा कि जो पहले का मोबाइल एक माध्यम है आपके काम को बढ़ाने का, एक दूसरे से कनेक्ट रहने का। लेकिन ये नहीं है कि यार आप जो है रूम के अंदर भी बैठ के भूले पड़े हो परिवार क्या होता है, घर क्या होता है। और आजकल बच्चे भी बहुत चलाते हैं, ठीक है ना। बच्चों को भी माँ बाप ही देते हैं, बच्चों को माँ बाप देते हैं, बच्चे रो रो के लेते हैं। नहीं, माँ बाप पहले इसलिए देते हैं कि बेटा ले लो, तुम थोड़ा शांत रहोगे तब तक मैं अपना जो भी मुझे काम करना है हम अपना काम कर लें। और तो जब तक वो बच्चा उसको छोड़ रहे हैं वो तो यूज टू हो जाते हैं कि भैया हमें तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा,
अगर आपकी शादी की बात की जाए तो अरेंज मैरिज हुई थी या लव? नहीं, मेरी तो लव मैरिज है। अच्छा अच्छा। बात करें आपके प्रोफेशन की, तो शादी के बाद भी आपके प्रोफेशन को आपकी जो फैमिली है, आपकी जो वाइफ है, उन्होंने पसंद किया, वो इसी प्रोफेशन से हैं, इसलिए वो तो पसंद करती हैं? हाँ, हम दोनों ही पसंद करते हैं एक दूसरे की प्रोफेशन को। हम चाहते हैं भाई हम एक दूसरे से मिल के काम करें और आगे सेम बढ़े। प्रोफेशन के लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, क्योंकि पता होता है कि क्या है नहीं बेटर। नहीं, लड़ते बहुत हैं, बहुत। आप अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाओगे तो कितने सारे तलाक हो गए। नहीं सेम लेकिन प्रोफेशन में कई बार क्या होता है, लोग सेम प्रोफेशन में शादी नहीं करना पसंद करते, इसलिए भी नहीं करना पसंद करते क्या हैं सीक्रेट्स कि पता चल जाते हैं? बिल्कुल। सो इस सेम प्रोफेशन में शादी नहीं करनी चाहिए। मेन जो है आपकी, आप एक दूसरे को कितना समझते हो, ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको सामने वाले के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते बरकरार रहें, चलते रहें। अब आपके अंदर एक अहम आ जाए, नहीं मैं तो से बड़ा स्टार हूँ, वहीं तो बात खराब होती है। स्टार आप अपनी जगह हो, लेकिन आप मियाँ बीवी भी तो हो, पति पत्नी भी तो हो। अब कितने भी बड़े, अगर आप देखोगे कि हम कितने बड़े स्टार बन जाए, ठीक है, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाए, लेकिन मम्मी के लिए तो वही रहेगा सोनुआ बेटा, भाई के लिए भाई रहोगे, बहन के लिए बहन भाई रहोगे, उनके लिए आप कभी स्टार नहीं होगे। उनके लिए आप जो है वही हो जो थे, खुश हो जाएंगे आपकी आगे बढ़ने माननीय पे। प्रधानमंत्री, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उनके बड़े भाई साहब मिलते हैं तो उनके लिए भाई हैं, उनके लिए नरेंद्र, उनके लिए थोड़ी प्रधानमंत्री होंगे वो। तो हर परिवार में ये चीज़ रहना चाहिए कि भाई आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन परिवार के लिए वही रहो जो आप हो। तो आपको ये जो परिवार की बातें हैं, इनको आप गाने में अब हमें सुनने को मिलेगा? कोशिश रहेगी हमारी कि हम जो है कुछ ऐसे मैसेजेस दे पाएँ गाने के थ्रू कि लोग थोड़ा मोबाइल से और ये इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, बाकी चीज़ों पे फोकस करें। अच्छा, आपका आपके गानों के साथ कोई ऐसा अनुभव रहा कि आप सामने चल रहे हैं या जा रहे हैं और कोई वहां पे आपका ही गाना चल रहा हो, इस तरह का कोई भी अनुभव रहा आपका? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पे जा रहे हो और आपका चल रहा होता है तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि अरे ये मैंने ही गाया है। मैंने गाया इसको। सो फैंस पसंद करते हैं। अच्छा, आप ये जो यूट्यूब है उसके अलावा भी और भी जगहों पे परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव हाँ, परफॉर्मेंस? लाइव स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग जो है कंट्रीज में भी जाना तो होता है। किस तरह का वो वहाँ पे आपको रिस्पांस मिलता है लोगों से? वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको वही बुलाता है जो आपको पसंद करता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर आपकी ऑडियंस जो है आपको बुलाया इसलिए जा रहा है कि वो आपको जानते हैं, आपको सुने हैं, और वहाँ सुन के और अच्छा लगता है उनको कि भाई लाइव सुन रहे हो आप उनको। पहले वो आपको रिकॉर्डेड सुनते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हो तो जो आह निकलती है उनके मुंह से कि भाई अब लाइव सुन रहे हो, तो अच्छा लगता है। लाइव स्टेज पे ऐसा कोई घटना मतलब आपके साथ घटी हो जो आज भी याद हो यार, कि मतलब ऐसा, मतलब कहते हैं ना कोई यादगार पल होता है, सो अभी भी याद हो आपको तो प्लीज साझा कीजिए उसे। हाँ, एक बार मैं नागपुर गया था, नागपुर महाराष्ट्र। वहाँ पर मैं गाने के लिए गया और जो म्यूजिशियंस थे ना, जब मैं हिंदी गाने के लिए गया था और महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी का चलन है। अब वो म्यूजिशियंस जो है टोटली जो है ना कव्वाल वाले थे, कव्वाली बजाने वाले। अब हम बस बोले उनको कि भाई आप मेरा साथ दो, वो बोले नहीं मेरा साथ दो। अच्छा। तो उनका साथ देने का मतलब है कि आप कव्वाली गाओ, क्योंकि मैं कव्वाली का प्लेयर हूँ, बजाने वाला। तो बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ा। और एक घटना और थी, हम राजस्थान गए थे गाने के लिए और वहाँ के म्यूजिशियंस थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो आके बोले भैया मैंने आज तक इतने सिंगर्स के साथ काम करा है, बड़ा आपके साथ बहुत अच्छा लगा। जो उनका तालमेल था और जो उन्होंने निभाया बहुत बढ़िया था। और कई बार जो फैंस होते हैं उनके साथ भी होता है कई चीज़ें। एक वाक़या और हो गया था कि मैं गया था जागरण गाने के लिए, जागरण का प्रोग्राम था रायबरेली उत्तर प्रदेश। वहाँ पे
रात को 12 बजे। अब वहाँ पर रायबरेली जो है वो राहुल गांधी जी का क्षेत्र, सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है कांग्रेस का। अब वहाँ पर जो मंडल था उन्होंने मिलकर जागरण कराया था उस जागरण को। रात को 8-10 लड़के आए जो मोदी जी के बहुत बड़े फैंस थे। अब वो गाना था मेरा उस समय, मेरे हिंदुस्तान में तेरा मोदी बोल रहा हूँ। अब वो आके शोर मचाने लगे, भैया आप ये गाओ। अब मेरे को थोड़ा प्राउड फील कर रहे थे या डर फील कर रहे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा हिचक हो रहा था कि यार मैं जागरण माता रानी का है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो मुझे जाए। लगा वो भी यार भारत माता के पुत्र हैं, चलो उनका ही गुणगान कर लेते हैं। तो वहां पर वो गाना गाया मैंने रात को 12 बजे के आसपास। सुबह जब बारी आई पेमेंट देने की, तो जो ऑर्गेनाइजर थे, जो बुलाया था जिन्होंने, उन्होंने बोला कि भाई जो कांग्रेस वाले हैं वो तो बहुत खासा नाराज हैं आपसे, तो वो अपने हिस्से की तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो पेमेंट कट गई आपकी। तो मैंने कहा जी आप बोले होते, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो बोला जाएगा मैं गा दूंगा। मुझे बोला जाता मैं सोनिया जी के लिए भी गा देता, मेरे को क्या दिक्कत है। उन लोगों को समझ में आई, काटी नहीं उन्होंने पेमेंट, बट उन्होंने एक रियलाइज करा दिया कि यार आप कुछ और करने आए। मैं कहा जी आपके ही लोग थे वो, मेरे कोई यार दोस्त थोड़ी यहाँ पर बैठे थे, वो सारे आपकी टीम के लोग थे। अब उन्होंने आके बोल दिया। उस समय थोड़ा था देश के प्रति बड़ा जो है मोदी जी का, और किसी भी कई जगह जाओ तो बोल देते हैं लोग कि भाई गा दो। मोदी जी को लाइक करने के पीछे कारण हो सकता है लोगों को लग रहा है भाई देश का विकास हो रहा है। नहीं, और आपका पसंद करने का कारण या आप? मुझे भी लगता है ना भाई देश का विकास हो रहा है, और उन्होंने जो डंका बजाया है भारत का, पहले के पीछे चलो हम नहीं जाना चाहते कि पहले क्या हुआ, लेकिन अभी भारत को सारे लोग जानते हैं। भारत का नाम उन्होंने रोशन कराया है जिस हिसाब से। हालांकि वो बहुत टूर करते हैं, उनका बहुत घूमना होता है, लेकिन घूम घूम के लोगों तक मैसेज तो पहुंचा ही रहे ना, ठीक है। अब लोग क्या सोचते हैं ये अलग बात है। मतलब मैं कोई भक्त टाइप का नहीं हूँ कि मैं भक्त हूँ, एज ए आर्टिस्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो पसंद करता हूँ कि हाँ भाई देश, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को पसंद नहीं करता मैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं, ठीक है ना। हर कोई अपना, चाहे विपक्ष वाले हों, वो भी अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं। तो अब बीजेपी को हमें ये भी पसंद करना पड़ता है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साहित्य कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं, तो मेन मुद्दा वहाँ पर भी आता है कि तो वहाँ बीजेपी ने भी हमें अपना साहित्य कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ दे रखा है, तो लाइक करना तो चलो ऐसे ही बनता है। बट अगर देश के मुद्दे पे देखा जाए तो आपके पास एक टैग है, और उस टैग के साथ अगर आप किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो फिर तो नहीं बुलाते हैं हम। कांग्रेस के प्रोग्राम में भी जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी जाते हैं, और उनके लिए भी गाना पड़ता है क्या, गाते ही हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट। अब हम यूपी में ज्यादा देखेंगे आपके गाने, क्योंकि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव तो बिहार के चल रहे हैं। हाँ, बिहार के तो चल रहे हैं, उसके बाद फिर क्योंकि आप यूपी से हैं अभी तो बिहार। देखो एक आर्टिस्ट कहीं एक जगह का नहीं होता, हर जगह का होता है, पूरे भारत का है। बिहार में भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, जाना तो हर जगह है। जहाँ आप बीजेपी का प्रचार भी करेंगे। गाने में बीजेपी का प्रचार होगा, अगर क्योंकि आपको उन्होंने एक पद दिया हुआ है। इस मुद्दे की बात करी जाए तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था, मैंने बीजेपी के लिए गाया, और मेरे अच्छे मित्र और गार्जियन भी कह सकते हैं, विकासपुरी के विधायक महेंद्र यादव जी थे, आम आदमी पार्टी के। तो मेरा म्यूजिक स्टूडियो था इधर तिलक नगर में उस समय। वो आए और एकदम से बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 15 मिनट के अंदर जो है गाना चाहिए, और मेरे पास समय नहीं था कुछ चेंज करने का। तो जहां पर कमल निशान था वहां पर झाड़ू। और हुआ क्या कि भाई उनका ऑफिस और उनका ऑफिस बिल्कुल एक ही रोड पे था, तो वो ई रिक्शा पे वो गाने बज रहे थे। इधर से जब वो गाना कमल का गाते हुए सेम वॉइस सेम लाइन, और उधर का भी सेम म्यूजिक। अब लोगों को ध्यान देना पड़ रहा था, ये कमल बोल रहे हैं या झाड़ू बोल रहे हैं। नहीं, फिर क्या हुआ कि वे जो बीजेपी वाले थे
उन्होंने हमें बुलाया, बोले भाई आप जो है बीजेपी के जो है क्या कहते हैं सदस्य हैं, आप बीजेपी के लिए काम करने के बजाय आप आम आदमी पार्टी के लिए काम करो। मैंने कहा देखो वो जो काम कर रहा है वो एक आर्टिस्ट है, ठीक है ना, वो अपना एक वो जो जिसने गाया है वो एक आर्टिस्ट है। अभी मैं हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, पार्टी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन एज ए आर्टिस्ट मेरे को सबके लिए काम करना चाहिए। तो एज ए आर्टिस्ट मैंने उनके लिए भी काम करा है, तो ये कैसा मिश्रण है। बोले कभी आप जो है मेरे ऑफिस से निकलने के बाद आप बाद में उनका ऑफिस आता है आम आदमी पार्टी वालों का, आप उनसे जाके हाथ मिलाते हो। मैंने कहा देखो ये हाथ मिलाना और किसी का सम्मान करना ये तो आप नहीं छीन सकते ना हमसे, भाई ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हमसे छीनो आप इस चीज को। भाई मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं में से बड़े हैं तो मैं उनका सम्मान करूं, हाथ मिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब इंटरनल ऐसा कहोगे तो भाई राहुल और मोदी जी कभी हाथ नहीं मिलाते, ये कैसा हुआ है, मिलाते तो है ना कभी, गले भी मिलते हैं एक दूसरे से, झप्पियां भी मारते हैं। अब आप छोटे लेवल पे आप मेरे को मना करोगे कि भाई आप जाके उनसे हाथ मत मिलाओ, उनसे मिलो मत, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। एग्जैक्टली वो बोलता है कि भाई हमने जो है ना तुम्हारे पीछे 5 गो डिटेक्टिव लगा रखा है। हमने कहा हमारे पीछे लगा के क्या फायदा, आप अपना नुकसान कर रहे हो। उन 5 लोगों को आप लगाओ आपके वोट को कन्वर्ट करने में, ठीक है ना, हमारे पीछे लगा के क्या फायदा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं, एक आर्टिस्ट के लिए जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय डर नहीं लगा आपको कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये एक ही जगह पे बैठ के मैं अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ कि क्योंकि सिंगर भी आप हैं और दोनों के साथ आपका कनेक्शन है और बीजेपी के प्रति आपका कुछ ज्यादा ही है क्योंकि वहाँ आप एक पद पे है। मैं एज ए देश का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि भाई सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और निभा रहे हैं लोग। आपको किसी से इरिटेशन नहीं, किसी भी पार्टी से ऐसा इरिटेशन नहीं मुझे किसी से कोई, देखो पहली बात तो पार्टियां बाद में बनी है, पहले इंसान है सारे, और हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, हर कोई देश की तरक्की के लिए काम करता है। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर वही पक्ष वाले तो बोलेंगे, मान लो, और पक्ष वाले जो काम कर रहे हैं उसमें रोड़ा बनना ये भी गलत होता है, लेकिन वो उनका तो भाई कर्तव्य है कि भाई वो भी सब अपना काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। अच्छी बात होती है कि हर कोई अपना काम कर रहा है और करना भी चाहिए। तो मुझे एज ए आर्टिस्ट जो है किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई जलन नहीं है, सबके साथ रहना, क्योंकि भैया वो भी तो बुलाएंगे कभी। अच्छा, अगर इस सिचुएशन में जहाँ एक पद पर हैं आप बीजेपी के, अगर आपको गाने का ऑफर कांग्रेस की तरफ से मिले तो आप गाएंगे? बिल्कुल गाएंगे। और मान लीजिए वो गाना हिट हो जाता है तो आपके मन में ये चलेगा कि अब वो गाना हिट हो गया, कांग्रेस के लिए गाया है मैंने और बीजेपी के एक सम्मानित पद पर हूं मैं, सो मुझे ये पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि अभी बहुत सारे जो कई सारे फिल्म स्टार पार्टी के अंदर जो है MP हैं, MLA भी हैं, बट वो जब आर्ट की बात आती है तो काम करते हैं, ठीक है ना। किसी पार्टी के लिए गाना, मैं पार्टी के लिए तो चलो अभी तक मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया कभी कि भाई बीजेपी के लिए ऐसा गाया। हाँ, इलेक्शन कैंपेनिंग वाले सॉन्ग्स गाए हैं, या पर्टिकुलर कोई बंदा मेरे को पसंद आता है तो मैं उसके लिए गाया। मोदी जी मेरे को पसंद आया तो मैंने मोदी जी के लिए गाया, उसमें कोई पार्टी का कोई जिक्र नहीं था। आप व्यक्ति विशेष के लिए गा रहे थे? व्यक्ति विशेष के लिए गा रहे हैं, उस पर्सन के लिए गा रहे हैं जो अपने को दिल से अच्छा लग रहा है। अब एक आर्टिस्ट को भाई सामने वाला जब अच्छा लग रहा तो गाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप मतलब ऐसे कौन से गायक हैं आपके पसंदीदा गायक जिनको आप देखते हैं और आपको लगता है यार मुझे, मतलब आपके अंदर जो गाने का जो जुनून है वो उनको देख कर क्या है कि यार सिंगर बनना चाहिए और इस तरीके के गाने करना चाहिए? मैं कुमार सानू जी को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा। उदित नारायण साहब और सोनू निगम जी, ये 3 जो 90s के लोग हैं, जब हमारा जन्म हुआ उसके बाद जो हमने सुने हैं बहुत सारे, तो मेरे को लोग पहले बोलते भी थे भाई आप कुमार सानू जैसा गाते हो, तो लगता है कि, लेकिन अब जो दौर है अभी वो खुद भी जो है उस दरमियान में आ चुके हैं कि भाई वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। लोग डिमांड करते हैं कि भाई 90s का दौर आ जाए, लेकिन अभी नहीं, कैसे आ जाएगा। लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। जब
सब कुछ बदल चुका है अब बहुत कुछ बदला बदला हम सुन रहे हैं। अगर अच्छा, आप देखोगे तो कुमार सानू जी बोलते हैं यार कि जो हमारा दौर था, उनके फैंस बोलते हैं कि भाई आप वो वाला दौर लाओ। तो लेकिन ये दुनिया है, बदलता रहता है। पहले मोहम्मद रफी साहब जी का था, फिर उसके बाद ये सारे लोग आए, अरिजीत सिंह जी का है, उसके बाद अब ये हिप हॉप, बहुत सारी चीजें बदल गई। हनी सिंह जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नजर में संगीत जो है वो सिर्फ करियर है या आध्यात्मिक अनुभव भी? नहीं, संगीत करियर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हर किसी का करियर तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। म्यूजिक शौक सबको होता है, करियर नहीं बनता। हाँ, संगीत एक क्या कहते हैं, अध्यात्म। संगीत जो है रिलैक्सेशन देता है, संगीत जो है मन को सुकून देता है। बहुत सारे बीमार लोग संगीत सुनते हैं, गाड़ी चला रहे हैं संगीत सुनते हैं, उन्हें संगीतक बनना नहीं है। जरूरी नहीं ना वो सिंगर बनेगा तभी सुनेगा, लेकिन संगीत, अब लोग जो है बार में जाओगे तो वो वाले गाने चल रहे हैं, सैड सॉन्ग चल रहे हैं, वहां पर जो है लोग अपने आप को मूड के अकॉर्डिंग होता है, मूड के हिसाब से। तो संगीत एक मेडिसिन है सर, एक तरीके से म्यूजिक एक मेडिसिन है, हीलिंग आपको है। अच्छा, भोजपुरी संगीत में अश्लीलता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखो, जिस हिसाब से परोसा गया ना, लोग अपने आप को हिट करने के लिए लोगों ने जो है जो ट्रेंड लाया वो तो बहुत बहुत गलत था। अभी मुझे लगता है भोजपुरी में भी ये बदल रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी दिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भाई जो जिस तरीके से दिखाया गया गलत था ये। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें नेपोटिज्म है? बिल्कुल है, बहुत सारी से। अब जो है अगर देखा जाए कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको नहीं मिलता मौका। उसके बाद आपके यहाँ पर बहुत सारे सिंगर अच्छे अच्छे हैं, आप सरहद पार से उठा के लेके आ रहे हो किसी को, वहां से गवा रहे हो किसी से। कभी आप जो है रोड से किसी से उठाया आपने, उसको गवाया। रानू मंडल ले लो, और कई सारे और लड़के हैं जिनको आपने, लेकिन क्या होता है ना, या तो आप उनको बना के रखो उस फील्ड में, एक गाना गवाया, आप लोग ना यूज कर रहे हैं। जिसने भी उठाया उन सिंगरों को लाया, गवाया, और गवाने के बाद छोड़ दिया, तो एक तो ये यूटिलाइज करने वाली बात हो गई अपने आप को। या तो जो है जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी जैसे काम ही नहीं मिल रहा उनको। अब वो वहाँ से उठाया अपने, अब जो यूट्यूब का जो चैनल का अपना अपना चैनल है लोगों के पास, अब उसको हिट करने के लिए बॉलीवुड वालों ने क्या करा, बॉलीवुड वालों ने देखा कि यार भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं, तो चलो जी उनसे एक गाना करा लो, ठीक है, मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्योंकि हर कोई अपने आप में कंपनी बनना चाहता है। अब वो वाला सिस्टम रहा नहीं कि भाई कंपनीज है, टी सीरीज है या लेवल्स हैं। अब तो लोग अपने आप को लेवल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर्स ले लो बड़े बड़े, या कंपनीज को भी देख लो। वो ये देखते हैं कि तुम्हारे पास कितने, आज जो बिग बॉक्स वाला शो भी चल रहा है वो भी क्या कर रहे हैं, वही तो देख रहे हैं यार कि किसके पास कितने फॉलोवर्स हैं, चलो उठाओ, ताकि हमारे हमारी अपने आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आज के युवा कलाकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवा कलाकारों को चाहिए कि भैया आपके अंदर जो कला है, अपने कला का अपने स्वयं प्रदर्शन करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। किसी म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक कंपनी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे अपना कर लो। जब आप यूट्यूब पे करियर बनाने जाओगे या सोशल मीडिया पे करियर बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो उठा लेंगे आपको। जैसे लगेगा यार किसी को स्लाइड करते करते दिखता है अच्छा गा रहा है, चलो। तो आज के टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो बनाने से ज्यादा अच्छा रील्स पर फोकस करें। हाँ, छोटे छोटे। अब वही मैंने पहले बताया कि भाई अब लोग सुन तो रहे नहीं है, देख रहे हैं, तो अब लोगों का इतना टाइम ही नहीं है। अब लोग जहाँ गाना 7-8 मिनट के होते थे, अभी 2-2 ढाई मिनट के गाने हो गए, लोग उन्हें पसंद भी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे, जो आज हम देख रहे हैं आज के समय में, और जो सिंगर्स हैं उनके लिए भी ये
टफ हो गया है, जैसे कि अब लोग एआई से गाने बनाने लगे हैं। सो आपको क्या लगता है कि सिंगर्स का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है? बिल्कुल। अब तो पहले लोग एक्टर बनने आते हैं और वही सिंगर बन जाते हैं, क्योंकि जब गाने सुने ही नहीं जा रहे हैं तो सिंगर की जरूरत नहीं है। अब तो गाने देखे जा रहे हैं, गाने पढ़ के रिकॉर्ड कर दो, ठीक है ना। अभी जैसे आपने बोला एआई से लोग गाने बना लेते हैं, कुछ भी सेंटेंस डालो एआई बना के देता है और उसी गा के भी दे रहा है, गा के भी दे रहा है। तो सिंगर्स की जॉब खत्म हो रही है, जॉब खत्म हो रही है, बहुत खतरे में है अब सिंगर्स। सिंगर्स को चाहिए कि भाई आप भी अपना अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म पकड़ लो, ठीक है ना। आपको जो जो आता है, आज तो मल्टीपल हो गया है, आजकल सिंगर एक्टर है, एक्टर सिंगर हो गया है, ठीक है। पहले क्या होता था भाई, सिंगर होता था, एक्टर्स उठाए जाते थे, एक्टर्स लिए जाते थे। अब भी सिंगर को एक्टर बना लेते हो, या एक्टर को सिंगर बना लेते हैं। अब कहाँ रहा उस तो इन वन काम कर लेते हैं फटाफट, पैसा भी बच जाता है उनका। पैसा बच जाता है, बट लोगों के ना तलवारें लटका दी उन्होंने, गले काट दिए हैं। पहले कहते हैं ना पेट पे लात मारना, वो वाला काम चल रहा है। सिंगर्स के साथ अत्याचार है। जी दोस्तों, आज की इस खास मुलाकात में हमने गायक सोनू साहू से उनकी संगीत यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जाना। टी सीरीज और अन्य बड़े लेबल्स के साथ काम करने से लेकर सोशल मीडिया पर गानों के वायरल होने तक हर अनुभव प्रेरणा से भरा रहा। सोनू जी ने साफ कहा है कि असली कला वही है जो दिल से निकले और लोगों तक पहुंचे। उनकी ये सोच और मेहनत उन सभी युवाओं के लिए संदेश है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सोनू जी, एयर न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नए मेहमान और नई कहानी के साथ।